हेलो दोस्तों, मैं अबरार सर और आज आपके लिए लेकर आए हैं सॉलिड स्टेट का पार्ट 2 वीडियो। पहले वीडियो में आपने पढ़ा था ठोस क्या होते हैं, उसके साथ क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और उसके गुणधर्म के बारे में। ठीक, आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो चलते हैं अपने वीडियो पर। ये क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार अगर देखे जाए तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ये आपका कुल मिलाकर 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला आपका आणविक ठोस होता है, दूसरा आपका आयनिक ठोस होता है, तीसरा आपका धात्विक ठोस होता है और चौथा सह संयोजक या उसी को आप बोलते हैं नेटवर्क ठोस। तो ये जो है 4 प्रकार के ठोस होते हैं। तो एक एक करके सभी की प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं आणविक ठोस के बारे में। तो ये ध्यान रखिए कि जो जैसा नाम रखता है वैसे ही जो है कि उनके गुणधर्म भी होते हैं और वैसे ही वो ठोस भी होते हैं। ठीक, तो अब इसमें आणविक ठोस क्या होता है, अगर इसको डिफाइन करना है तो आप कह सकते हैं कि आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जो कि अणुओं से मिलकर बनते हैं। ठीक, अणु जैसे कि H2O से मिलकर बना हो, या फिर जो है कि I2 से मिलकर बना हो, या CO2 से मिलकर बना हो। ठीक, अगर इन सब से ये मिलकर बनते हैं तो ये जो होते हैं आपके आणविक ठोस कहलाते हैं। अब आणविक ठोस देखे जाए तो ये जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो आणविक ठोस जो है कुल आपके 3 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस जो होंगे ये आपके कुल मिलाकर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस और दूसरा जो होता है आपका ध्रुवीय आणविक ठोस होता है और तीसरा जो होता है आपका हाइड्रोजन आबंधित। ठीक, तो ये 3 प्रकार के आपके होते हैं, 1 2 3, ये 3 प्रकार के आपके होंगे आणविक ठोस। अब इसमें एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में। तो जैसा कि पहले बताया गया कि आणविक ठोस मतलब अणु से मिलकर बना होना चाहिए। तो अब अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होगा, तो अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है, ऐसे ठोस जो कि अध्रुवीय अणु से मिलकर बना हो, अध्रुवीय अणु से मिलकर बना हो। ठीक, अध्रुवीय अणु से मिलकर बना हो वो क्या हो जाएगा, अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय अणु का मतलब जानते हैं क्या हो सकता है, Cl2 हो सकता है, I2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, ठीक, CO2 हो सकता है। तो मतलब ये जो होते हैं आपके क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय अणु। अगर इनके ठोस आपके पास हैं तो मतलब ये क्या है, अध्रुवीय आणविक ठोस। अब ये अध्रुवीय क्यों होते हैं ये आप क्लास 11th में अच्छे से पढ़कर आए होंगे, फिर भी एक बार बता देते हैं। यहाँ पर अगर समान विद्युत ऋणात्मकता के 2 परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक, तो ऐसे में जो अणु बनता है वो क्या होता है, अध्रुवीय अणु होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है कि ये अध्रुवीय हो जाता है, अध्रुवीय का मतलब कि यहाँ पर दोनों जो है कि समान क्षमता रखे इलेक्ट्रॉनों को खींचने की। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन परमाणु है तो ये क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ होगा। ठीक, वैसे यहाँ पर क्लोरीन है तो इसका इलेक्ट्रॉन भी इसके चारों तरफ होगा। अब यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि 2 आबंधित परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन घनत्व को खींचने का काम करता है। अब चूंकि ये दोनों आपके समान विद्युत ऋणात्मकता के हैं तो इससे स्पष्ट है कि जितना ये वाला क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, उतना ही दूसरा वाला भी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो है कि दोनों समान रूप से एक दूसरे के विपरीत बल लगा करके इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन न तो इनके पास जा पाता है, न ही इनके पास, या कह सकते हैं कि दोनों के पास समान रूप से पहुँचता है। तो इस तरह से ये अध्रुवीय हो जाते हैं। दूसरा, ये तब पर भी अध्रुवीय हो जाते हैं जब आपके कुछ कम विद्युत ऋणात्मकता के अंतर वाले परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देख सकते हैं ये आपका CO2 है तो इसमें ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ जुड़े हैं। चूँकि इनमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है फिर भी विद्युत ऋणात्मकता का, परंतु इनमें सममितता पाई जाती है। मतलब कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कोई आपका जो है कि पिंड रखा हो तो एक बल इस तरफ लगाया जाए, दूसरा बल इस तरफ लगाया जाए, F1 F2, अगर दोनों समान हो जाए, जैसे कि ऑक्सीजन
ऑक्सीजन, तो दोनों समान है। वैसे F1 और F2 क्या हो जाए, समान हो जाए, तो ये कहीं आपका जाएगा नहीं। तो उसी तरह से ये भी होते हैं, इनमें सममितता पाई जाती है। यहाँ पर अगर एक एक्सिस खींचा जाए तो इस एक्सिस के दोनों तरफ ये क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो होते हैं आपके अध्रुवी। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल होते हैं बहुत सारे। तो अध्रुवी अणु क्या होते हैं ये पता चल गया होगा, ठीक। तो अध्रुवी आणविक ठोस वही ठोस होते हैं जो अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बनते हैं। अब इनके कुछ गुणधर्मों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, अगर इनकी बात की जाए तो ये जो होते हैं एक दूसरे से, इनमें जो अणु होते हैं एक दूसरे से कमजोर बलों द्वारा जुड़ते हैं, जैसे कि लंदन बल या फिर वांडर वाल्स बल, ठीक। ये आपने सुना होगा कि ये बल जो होते हैं गैसों में प्रायः लगते हैं, तो ये ठोस में भी लग सकते हैं। कब, जब आप क्या करते हैं कि टेम्परेचर काफ़ी कम रखते हैं, चूँकि वो अपने देखा जाए सामान्य अवस्था में तो या तो आपके द्रव होते हैं या तो आपके गैस होते हैं। तो मतलब इस अवस्था में तो इनमें ये बल संभव है कि लगेगा, लेकिन ये ठोस अवस्था में तभी जा पाते हैं जब जो है कि यहाँ पर इसका टेम्परेचर क्या किया जाता है, काफ़ी कम कर दिया जाता है। तो इस तरह से इनमें जो बल कार्य करते हैं वो क्या होते हैं, आपके लंदन बल या वांडर वाल्स बल होते हैं, ठीक है। तो ये पहला होता है कि इनमें जो लगने वाला बल होता है काफ़ी दुर्बल होता है। दूसरी चीज़, ये जो होते हैं आपके नर्म होते हैं, ये काफ़ी क्या होते हैं, नर्म होते हैं, और उसके साथ विद्युत कुचालक होते हैं। ये नर्म भी होते हैं और विद्युत कुचालक भी होते हैं। विद्युत कुचालक क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो चालकता जो है कि दो ही बातों पर निर्भर करती है। पहला जो है आपका क्या होता है, उनके पास अगर मुक्त आयन होता तो वो चालकता प्रदर्शित करते, और दूसरा अगर उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता, ठीक है। ये दो चीज़ें जो होती हैं जिम्मेदार होती हैं किसके लिए, चालकता के लिए। तो ये कुचालक होंगे। तो इस तरह से इनके पास न तो मुक्त आयन है और न ही मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अगर ये दोनों अनुपस्थित हैं तो मतलब ये चालकता को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं कभी भी। तो इस तरह से ये जो होते हैं अचालक या कुचालक होते हैं, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो काफ़ी निम्न होता है, ठीक है। गलनांक क्वथनांक क्या होगा, काफ़ी निम्न होगा। चूँकि इनके बीच लगने वाला बल ही काफ़ी कमज़ोर है तो गलनांक का क्वथनांक भी क्या होगा, कमज़ोर ही होगा, ठीक। तो इस तरह से जो है कि ये जो होते हैं कम गलनांक और क्वथनांक रखते हैं, ठीक है। और अगली जो प्रॉपर्टी है ये देखी जाए तो आप कह सकते हैं कि ये सामान्य ताप पर द्रव या गैसीय अवस्था में ही होते हैं। ये सामान्य ताप पर क्या होगा, अगर जो है कि सामान्य ताप आप रखते हैं, सामान्य ताप, तो इस पर ये क्या होंगे, द्रव होंगे, वो भी वाष्पशील, या तो गैस होंगे, ठीक है। तो ये हुआ अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरा, ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ध्रुवीय आणविक ठोस जो है कि क्या होते हैं, जो अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बनते हैं, जो ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बनते हैं ठोस, उन्हें आप क्या कहते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस। फॉर एग्जाम्पल जो है कि आप ले सकते हैं H2O का ठोस, यानी कि बर्फ। जो बर्फ होता है ये क्या होता है, ध्रुवीय ठोस होता है, ठीक है। क्योंकि जो H2O अणु होता है ये एक ध्रुवीय अणु होता है। तो H2O अणु क्या होता है, ध्रुवीय, क्योंकि ये जो है कि ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला है परमाणु ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन बहुत ही कम विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु है। तो इस तरह से ये जो है डेल्टा प्लस और ये जो है डेल्टा माइनस चार्ज रखता है। तो ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस चार्ज रखता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इनमें ध्रुवता मिलती है, एक पोल निगेटिव दूसरा पोल पॉजिटिव। इसी प्रकार यहाँ भी एक पोल पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो अब इस तरह से ये जो होते हैं ध्रुवीय अणु होते हैं, ठीक है। तो ध्रुवीय अणुओं से जो मिलकर ठोस बनते हैं उन्हें ध्रुवीय आणविक ठोस कहा जाता है। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि HCl हो सकता है और SO2 हो सकता है। ये सब के सब जो होते हैं आपके ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इनके गुणधर्म की बात की जाए तो पहला इनमें जो बल होता है, ठीक है, पहला बात करते हैं इनमें बल की। तो इनमें जो बल होता है द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, द्विध्रुव आकर्षण बल। अब द्विध्रुव आकर्षण बल ये भी आप क्लास 11th में पढ़ कर आए क्या होता है, फिर भी दिखा देते हैं क्या होता है। अगर दो ध्रुव आपके बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये H2O में ही देखा जाए, ये आपका दो ध्रुव बन रहा है, एक तरफ
डेल्टा प्लस और एक तरफ डेल्टा माइनस। अगर मान लीजिए दूसरा अणु ऐसे ही आ गया, तो दूसरा अणु अगर आता है तो ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस और ये भी डेल्टा प्लस। तो अब ये देखिए अगर ये नज़दीक आते हैं तो ये देखिए एक पोल है डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ये दूसरा, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इसे ही आप कहते हैं द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव आकर्षण बल। तो ये होता है आपका द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है, तो इनमें जो बल होता है द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, जो कि लंदन बल या फिर वान डेर वाल्स बल की तुलना में काफ़ी प्रबल होता है। ठीक, अब जो है कि और प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये भी जो होते हैं नर्म होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ विद्युत कुचालक होते हैं, परंतु ये ध्यान रखिए कि ये नर्म जो होते हैं अध्रुवी की तुलना में थोड़े कठोर भी होते हैं। अध्रुवी आणविक ठोस की तुलना में ये थोड़े कठोर होते हैं, परंतु ये भी नर्म ही होते हैं। ठीक है, ये भी क्या होंगे, नर्म होंगे, और साथ ही साथ विद्युत के कुचालक भी होंगे। ये नर्म होंगे और उसके साथ साथ विद्युत कुचालक भी होंगे। ठीक है, ये नर्म होंगे और विद्युत कुचालक होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो इनमें जो मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये क्या होता है, उच्च होता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं उच्च होता है, फिर भी जो है अध्रुवी आणविक ठोस की तुलना में ये उच्च होता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो रखते हैं, उच्च रखते हैं किसकी तुलना में, अध्रुवी आणविक ठोस की तुलना में। ठीक है, और सामान्य ताप पर अगर देखा जाए तो ये भी आपके या तो जो है कि वाष्पशील द्रव हो सकते हैं या फिर जो है कि आपके गैस हो सकते हैं। ये भी आपके द्रव या गैसी होते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे आणविक ठोस की, वो होता है आपका हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस जो होता है, ये भी एक प्रकार का ध्रुवीय आणविक ठोस ही होता है। केवल इतना डिफरेंस होता है कि इसमें जो आपका बल होता है वो द्विध्रुव बल न होकर, इसमें जो बल लगता है ये आपका द्विध्रुव आकर्षण बल न होकर क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या हाइड्रोजन आबंध होता है। ठीक, हाइड्रोजन आबंध का मतलब यहाँ पर अगर मान लीजिए HCl या H2O कोई भी अणु लेते हैं, हाइड्रोजन किसी भी अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ जुड़ा होता है, तो जुड़े होने पर आप ये पाते हैं कि एक पोल पॉजिटिव दूसरा पोल निगेटिव होता है। ऐसे ही दूसरे भी आपके होते हैं। तो अब इनमें क्या होता है कि अगर हाइड्रोजन जो होता है किसी अणु का किसी दूसरे अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ अगर ये आकर्षण बल लगा करके जुड़ता है, तो ऐसे में आप जो है ये कहते हैं कि ये लगने वाला जो बल होता है इसी को आप कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये आपका होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से जो है कि ये भी आपका एक प्रकार का ध्रुवीय आणविक ठोस ही होता है, परंतु केवल इसमें इतना ही अंतर होता है कि इसमें ऋण विद्युतीय परमाणु से केवल अगर हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो ही इस प्रकार का ठोस और इस प्रकार के अणु प्राप्त होते। ठीक है, इसके गुणधर्म के बारे में देखा जाए तो ये जो होते हैं ये भी आपके विद्युत कुचालक होते हैं, नर्म होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर इनमें कोई लवण घोला जाए, लवण जैसे कि कोई भी सॉल्ट NaCl घोल दिया जाए या फिर Na2CO3 घोल दिया जाए, Na2SO4 घोल दिया जाए, तो ये कोई भी लवण अगर इसमें घोल दिया जाता है तो ये वहाँ पर चालकता प्रदर्शित करने लगते हैं। ठीक है, और ये लवण उसमें आसानी से घुल जाते हैं और वो क्या करते हैं, चालकता प्रदर्शित करने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लीजिए NaCl को आपने घोला जल में, तो घोलते ही क्या होता है कि ये Na प्लस और Cl माइनस में बन जाता है। जबकि हमने बताया यहाँ पर कि यहाँ पर कोई मुक्त आयन होगा तभी चालकता प्रदर्शित होगा। तो ये देख रहे हैं कि NaCl H2O में क्या बना लेता है, Na प्लस और Cl माइनस। तो इस तरह से क्या होता है कि ये यहाँ पर चालकता प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं दूसरे आणविक ठोस की। तो दूसरा जो आणविक ठोस होता है वो होता है आपका आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस जैसा नाम है वैसा ये ठोस भी होगा। तो आयनिक ठोस जो होता है किसे कहा जाता है, आयनों से मिलकर जो बने ठोस होते हैं, जैसे कि मान सकते हैं Na प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है, K प्लस आयन है, Br माइनस आयन है,
CO3 2 माइनस आयन है, SO4 2 माइनस आयन है, ये सभी आयन अगर इनमें से कोई दो आयन जो है कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है, अगर दो प्रकार के ये आयन मिल करके कोई भी ठोस बनाते हैं तो उसे आप कहते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में अवयवी कण जो है कि हमेशा जो है धन आयन और ऋण आयन होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं NaCl। तो NaCl जो होता है दो आयनों से मिलकर बनता है, एक Na+ से मिलकर बनता है, दूसरा Cl- से मिलकर बनता है। तो ये आपके जो होते हैं दो विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो अब इनमें बात करते हैं लगने वाले बल की। तो ये जो आपके आयनिक ठोस होते हैं इनमें जो बल कार्य करता है वो क्या होता है आपका, इनमें प्रबल स्थिर वैद्युतीय बल कार्य करता है। इसमें प्रबल स्थिर वैद्युतीय बल कार्य करता है, मतलब दो आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है वही बल यहाँ पर भी काम करता है, क्योंकि ये भी क्या है एक प्रकार से आवेशी है, ठीक है। ये चूंकि आयन है पर इन पर आवेश है, तो इस तरह से ये भी जो होते हैं आपके, ठीक है, प्रबल स्थिर वैद्युतीय बल से जुड़े होते हैं, जो कि काफ़ी प्रबल होता है और बलों की तुलना में, जैसे कि लंदन बल हो जाए या फिर हाइड्रोजन आबंध हो जाए या फिर द्विध्रुव आकर्षण बल हो जाए, उनकी तुलना में ये जो होते हैं काफ़ी प्रबल बल होते हैं, ठीक। अब दूसरा, ये जो ठोस होते हैं काफ़ी कठोर होते हैं। ये ठोस क्या होंगे, काफ़ी कठोर होंगे और भंगुर होंगे। ये ठोस कठोर होते हैं और साथ ही साथ क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, मतलब कि इनको तोड़ा जाए तो ये छोटे छोटे दानों में टूटने लगते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ध्रुवीय विलायकों में अत्यंत घुलनशील होते हैं। ध्रुवीय विलायक जैसे कि आपको पता है H2O जो होता है सबसे अच्छा ध्रुवीय विलायक होता है, H2O ध्रुवीय विलायक होता है और ये सबसे अच्छा ध्रुवीय विलायक माना जाता है H2O, ठीक है। और यदि ध्रुवीय विलायकों में आयनिक ठोस को घोला जाए, जैसे कि NaCl या KCl, ठीक है, या Na2SO4, कोई भी जो है कि आयनिक ठोस घोला जाता है तो तुरंत ही क्या होते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। और सिंपल सी बात है, आयन में टूटेंगे तो वैद्युत चालकता उसी स्थिति में ये शो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और तीसरी बात यहाँ पर, ये जो होते हैं आपके उच्च गलनांक व क्वथनांक रखते हैं। उच्च मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के रखते हैं, काफ़ी उच्च रखते हैं गलनांक क्वथनांक ये, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। तो अगली प्रॉपर्टी ये होती है कि ये ठोस अवस्था में विद्युत कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत कुचालक होते हैं, ठीक है। परंतु यदि ये मेल्ट हो जाए, अर्थात गलित अवस्था में हो, गलित अवस्था में हो या विलयन अवस्था में हो, अगर ये गलित अवस्था में होते हैं या विलयन अवस्था में होते हैं तो चालकता प्रदर्शित करते हैं, चालकता प्रदर्शित करेंगे। क्यों प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनमें मुक्त आयन होते हैं उस समय, ठीक है। तो इस तरह से ये जो होते हैं जलीय अवस्था या जलीय विलयन में या गलित अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत चालक होते हैं। तो इस तरह से बात हुआ जो है कि अभी तक इसके बारे में, आयनिक ठोस के बारे में। अब बात करते हैं तीसरा जो है धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस क्या होता है, अगर धात्विक ठोस के बारे में देखा जाए तो एग्जाम्पल तो बहुत सारा आपको पता है कि धात्विक ठोस का एग्जाम्पल क्या होता है, ये धात्विक ठोस होते क्या हैं, परंतु यहाँ पर ये कैसे बनते हैं, कैसे इनकी संरचनाएं होती इसके बारे में नहीं पता होगा। तो धात्विक ठोस क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो धात्विक ठोस जो होते हैं जो धातु परमाणु से मिलकर बने, केवल धातु परमाणु से मिलकर बनता है, ठीक है, धातु परमाणु से मिलकर बने वो क्या होते हैं, धात्विक ठोस होते हैं। धात्विक ठोस अगर धातु परमाणु से मिलकर बनते हैं तो आपके क्या होते हैं, धात्विक ठोस होते हैं।
ठीक है। तो अब ये धात्विक ठोस होते हैं, ये होते कैसे, किस प्रकार से ये प्राप्त होते हैं। तो धात्विक ठोस के बारे में अगर देखा जाए या किस प्रकार से ये जुड़ते हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर ये माना गया कि जो आपके धातु परमाणु होते हैं इनके पास ये जो है क्षमता होती है कि अपने बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों का ये त्याग कर देंगे, और त्याग करने के बाद क्या होगा, बहुत सारा जो है कि आपको इलेक्ट्रॉन मुक्त दिखाई देगा। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का समुद्र बना लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों का जब ये समुद्र इस तरह से बना लेते हैं तो ये माना गया कि यहाँ पर ये जो आपके धातु आयन बचते हैं, ठीक है, धातु आयन यहाँ पर जगह जगह क्या होंगे, धंसे होंगे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे बिल्कुल फ्री होंगे। तो इस तरह से ये धात्विक ठोस होता है। तो यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है कि धात्विक ठोस जो होते हैं क्या होते हैं, इनमें ये जो है डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन का समुद्र माना जा सकता है, ठीक है, जिसमें कि होता क्या है कि धातु परमाणु आयन जो है आपके जगह जगह इस तरह से धंसे होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बिल्कुल फ्री होते हैं ऐसी अवस्था में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है कि फ्री होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये आसानी से ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, धात्विक ठोस का एग्जाम्पल आयरन लीजिए या कॉपर लीजिए, ठीक है, या फिर एल्युमिनियम लीजिए, जो घरों पर होते हैं आपके, लोहे जिसे आप लोहे के नाम से जानते हैं, कॉपर तांबा के नाम से जानते हैं, एल्युमिनियम का बर्तन भी होता है। तो ये जो होते हैं आपके, ठीक है, ये सभी धात्विक ठोस होते हैं। तो ये सब के सब ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं, ठीक है, उसके साथ ही साथ विद्युत के भी सुचालक होते हैं, क्योंकि ऊष्मा के सुचालक इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सभी का उपयोग यहाँ पर होता है घर पर बर्तन के रूप में, खाना बनाने के रूप में। तो इस तरह से ये जो होते हैं आपके ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं और विद्युत के भी सुचालक होते हैं, और ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये हुआ जो है कि किसके बारे में, इनके चालकता के बारे में। अब बात करते हैं, इनमें धात्विक चमक होता है, ठीक है, धात्विक चमक होता है। आप सब देखते होंगे कि जितने भी ये आयरन होते हैं, कॉपर होते हैं या गोल्ड होते हैं, सिल्वर होते हैं, कोई भी होते हैं, ये जो होते हैं धात्विक चमक, सभी अलग अलग प्रकार के चमक को रखते हैं, धात्विक चमक वाले होते हैं, ठीक है। ये धात्विक चमक वाले होते हैं, मतलब कि इनमें जो चमक होता है ये जो है कि कहाँ से आता है। तो इसका मुख्य कारण आप देख सकते हैं कि इसको मुक्त इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर धात्विक चमक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है यहाँ पर, ठीक है। ये गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण ये चमक यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो इस तरह से धात्विक चमक जो है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है कि इनमें रंग भी पाया जाता है, और वो भी क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है, जिसे आगे और अच्छे से बताया जाएगा अगले चैप्टर में, सॉरी आगे जिस चैप्टर में भी मिलेगा उसमें अच्छे से बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये देखा जाए तो इनमें चमक या फिर इनका जो रंग होता है, ठीक है, इनमें चमक या फिर जो रंग होता है ये दोनों किसके कारण होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं। अब इसके बाद देखा जाए तो ये जो होते हैं आपके आघात वर्धनी होते हैं और तन्य होते हैं, अर्थात इनको पीट करके चादर बनाया जा सकता है, और साथ ही साथ इनको तान करके जो है कि लंबा तार बनाकर खींचा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कि इनके गुणधर्म ये होते हैं। अब इसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस की। चौथा, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, ठीक है। अगर इसके बारे में देखा जाए तो सहसंयोजक ठोस इसे क्यों कहा गया, क्योंकि इनमें जो आबंध होता है वो सहसंयोजक आबंध होता है, सहसंयोजक आबंध होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मान सकते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच जो भी बांड होता है इसको सहसंयोजक बांड कहते हैं। बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बांड बनते हैं उन्हीं को आप सहसंयोजक आबंध या सहसंयोजक बांड कहते हैं। अब ये देखा जाए कि इन्हें सहसंयोजक या नेटवर्क क्यों कहा गया, तो सहसंयोजक इसलिए कहा गया क्योंकि इनमें सहसंयोजक आबंध होता है, और नेटवर्क ठोस इसलिए कहा गया क्योंकि इन सहसंयोजक आबंधों का इनमें बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, इनमें बहुत बड़ा नेटवर्क होता है सहसंयोजक आबंधों का, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होते हैं आपके बहुत बड़ा नेटवर्क रखते हैं, इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं, ठीक है। जैसा कि आपका एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया था पिछले वाले वीडियो में, किसका, ग्रेफाइट का, हीरे का, ठीक है। ये सब जो होते हैं सहसंयोजक
आबंध वाले नेटवर्क ठोस होते हैं। तो इस तरह से मतलब यहाँ पर ये नेटवर्क बनाते जाते हैं। आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि ये जो है आपके नेटवर्क ठोस आपके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये नेटवर्क ठोस है, इसमें जो है कि बहुत बड़ा जालक होता है जो कि एक दूसरे से जो है कि जुड़े रहते हैं। ये ग्रेफाइट की संरचना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है कि ये नेटवर्क बहुत बड़ा बनाता है, इसलिए इसे नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। अब इनके गुणधर्म के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो गुणधर्म के बारे में हम देखते हैं तो इनमें जो है कि प्रबल दिशात्मक बल होते हैं। बल तो होंगे जो है कि वहीं सहसंयोजक बल ही होंगे, परंतु ये दिशात्मक होते हैं। इतनी ज़्यादा संख्या में इन हो जाते हैं ये कि ये दिशात्मक हो जाते हैं। इनकी संख्या इतनी अधिक होती है कि दिशात्मक हो जाएंगे। अगर दिशात्मक हो गए तो यहाँ पर जो है इनकी स्ट्रेंथ यानी कि इनका मजबूती या प्रबलता बहुत अधिक बढ़ जाता है नेटवर्क ठोस में, ठीक है। तो ये प्रबलता से एक दूसरे के साथ संलग्न रहते हैं, ठीक है। और उसके कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है, इतनी अधिक संख्या में जुड़े होने के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है, विशाल अणु भी कहा जाता है। विशाल अणु या मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। इन्हें विशाल अणु भी कहा जाता है, ठीक। अब इसके बाद देखा जाए अगले प्रॉपर्टी की, तो ये अत्यंत कठोर होते हैं, अत्यंत कठोर होते हैं, ठीक है। ये जो आपके होते हैं क्या होते हैं, अत्यंत कठोर होते हैं। अत्यंत कठोर होते हैं, इसका कारण वही है कि इनमें दिशात्मक और बहुत ही प्रबल बल होता है। अब इसके साथ ये ठोस कुचालक भी होते हैं, कुछ अपवाद यहाँ पर भी होते हैं। ये कुचालक होते हैं वैद्युत के, परंतु इसमें भी कुछ अपवाद पाए जाते हैं जो कि अभी बता रहे हैं, ठीक है। ये कुचालक होते हैं, कारण वही होगा कि यहाँ पर चूंकि सहसंयोजक बंध है तो मुक्त आयन तो मिलेगा नहीं। अब चूंकि इसमें धातु परमाणु उपस्थित नहीं होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये न तो मुक्त इलेक्ट्रॉन रखते हैं, न ही मुक्त आयन रखते हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों इनके पास नहीं है तो ये क्या होंगे, कुचालक होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इसके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि क्या होते हैं, आपके नेटवर्क ठोस होते हैं। अब इसमें जो है कि जो आपका होता है अपवाद, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें जो अपवाद आपको मिलता है वो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो एक अपवाद होता है, ठीक है। ग्रेफाइट जो है एक अपवाद है। यहाँ पर ये जो ग्रेफाइट होते हैं विद्युत सुचालक होते हैं, ये विद्युत सुचालक होते हैं, विद्युत सुचालक होते हैं, ठीक है। इसका मुख्य कारण यही होता है कि ये जो होते हैं परतीय संरचना रखते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया कि परतीय संरचना क्या होता है, ये आप देख सकते हैं। ये परतीय संरचना क्या करते हैं, रखते हैं। तो परतीय संरचना रखने के कारण इनमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण ये क्या करते हैं, विद्युत सुचालक होते हैं। और साथ ही साथ ये जो होते हैं sp2 संकरित होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट जो होते हैं इनमें कार्बन sp2 संकरित होता है। sp2 संकरण का मतलब ये हुआ कि अगर एक कार्बन है तो इस कार्बन के जो है कि सिग्मा बॉन्ड बनाने की जो होता है स्ट्रेंथ वो कितना होता है, 3। मतलब कि एक कार्बन टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, 3। तो जो इसका चौथा वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, चौथा वाला इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, अगले के साथ जो है कि ट्रांसफ़र हो सकता है। यानी कि ये इसके साथ पाई बॉन्ड अगर बना सकता है तो ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, यहाँ पर विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो आपको बताया गया उसका नोट्स हम एक एक करके दिखा देते हैं, उसको आप नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका पहला क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार जो हैं, ठीक। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार ये हो गया स्क्रीनशॉट। तो आगे फिर देखते हैं नोट्स को, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार में ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और लास्ट जो है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। यहाँ पर ये हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। और फिर आपका शुरू हुआ है क्या, आयनिक ठोस, ठीक है। आयनिक ठोस जिसे आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के। अब इसके बाद आयनिक ठोस के गुणधर्म को देखा जाए तो आयनिक ठोस का जो गुणधर्म होता है वो यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है।
और आगे धात्विक ठोस है और धात्विक ठोस के गुणधर्म को भी दिखाया गया है। और लास्ट में जो है आपका सहसंयोजक ठोस, और सहसंयोजक ठोस के बारे में कुछ इस तरफ है, दूसरी तरफ, उसको आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, सॉलिड स्टेट के। ठीक, अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।